Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel and today I am here with another video about chapter number 4 biology. तो इस वाले चैप्टर के लास्ट टॉपिक रह गया है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स वो वाले स्ट्रक्चर होते हैं जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। राइबोसोम का हमेशा मेन फंक्शन आपने याद रख लेना है कि उसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। बॉडी में कहीं भी कोई भी काम हो रहा होगा वो हमेशा सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। हमने पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कुछ होते हैं ए ग्रैन्युलेटेड और एक होते हैं कुछ ग्रैन्युलेटेड। तो जो ए ग्रैन्युलेटेड होते थे वो वाले होते थे जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते थे, लेकिन जो ग्रैन्युलेटेड या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते थे वो वाले रेटिकुलम होते थे जिसके अंदर राइबोसोम्स अटैच होते थे। तो या तो राइबोसोम दो तरह की फॉर्म में होंगे, या तो फिर वो ग्रैन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में होंगे, मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस से अटैच था उससे उसके ऊपर जाके स्कैटर्ड हुए में होंगे। या दूसरी फॉर्म जो होगी वो होती है ए ग्रैन्युलेटेड, मतलब कि स्मूथ स्मूथ वो वाले होते हैं जिसके अंदर सब सिर्फ वो नॉर्मली अपनी फ्री फॉर्म में होते हैं, मतलब इधर उधर पूरे सेल के अंदर स्कैटर हुए हुए होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब डीएनए आपको पता होगा और एक आरएनए पता होगा। तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम के पास एक तो प्रोटीन सिंथेसिस की पावर होती है, इसके अलावा वो काम करवा रहे होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए को अपने अंदर रख रहे होते हैं। मतलब राइबोसोम आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर आरएनए। तो राइबोसोम्स के अंदर एक तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, दूसरी क्या चीज़ हो रही है? आरएनए स्टोर्ड हो रहा होता है। ठीक है, अब आगे हमारे पे बताया है कि जितने भी राइबोसोम्स होते हैं वो हमेशा प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं और यूकैरियोटिक में भी होते हैं। क्यों होते हैं दोनों में? क्योंकि दोनों राइबोसोम हमेशा अनबाउंडेड होते हैं, मतलब इनकी कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, तो कहीं पे भी या तो वो प्रोकैरियोटिक का मतलब वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते थे जो सिर्फ और सिर्फ जिनके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खाली होती थी, और इसके अलावा ये अगर होती भी थी तो बहुत पोर्स फॉर्म में होती थी। और दूसरी जो उसका डीएनए था वो न्यूक्लियर डीएनए था, मतलब उसका सर्कुलर सा डीएनए होता था। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हो, इसके अलावा प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन हो या सेल वॉल हो। प्लांट सेल में सेल वॉल हो और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन हो, तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद उन्होंने बताइए कि किस किस फॉर्म में राइबोसोम्स होते हैं। एक तो होते हैं फ्रीली डिस्पर्स फॉर्म में, या फिर एक होते हैं कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके राइबोसोम अटैच हो गया तो वो क्या बन जाएगा? ग्रैन्युलेटेड या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है, क्योंकि इसके पास पावर होती है कि इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन अंडर द न्यूक्लियर। और कब प्रोटीन फॉर्म होगा? जब न्यूक्लियस के डीएनए में से आपको एक सिग्नल मिलेगा सेल को कि अपनी प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी ऑन करो, उसको स्टार्ट कर दो, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और जब उसको स्टॉप का सिग्नल मिलेगा कि अब इतनी प्रोटीन काफ़ी है, तो वो स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा हर राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है ये हमेशा सेल डिवीजन के वक्त आपस में मिल जाते हैं। अब वैसे नॉर्मली मिले रहते हैं, और जब सेल डिवीजन होती है तो आपस में ये अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रॉपर जो लार्ज सब यूनिट होता था वो हमेशा उस सेल का और उसके बाद स्मॉल सब यूनिट रहेगा। नॉर्मली सेल जब स्कैटर्ड हुआ हुआ होगा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, तो वो वैसे ही रहेगा। और जैसे डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए सिग्नल देगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है, तो वो फ़ौरन से दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे और बीच में एक एमआरएनए की लेयर आएगी और प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? और राइबोसोम बहुत ही कोई स्मॉल ऑर्गेनील होते हैं। इसके अलावा इसके पास कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो, चाहे वो फ्रीली डिस्पर्स्ड हो। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम क्या होते हैं, कहाँ से मैन्युफैक्चर हो क्या आ रहे होते हैं? इंपॉर्टेंट है पॉइंट, न्यूक्लियोलस से आ रहे होते हैं, और वहाँ से वो न्यूक्लियोपोर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। तो उस न्यूक्लियस के उस पोर से या न्यूक्लियोपोर से वो निकल के आ रहे होते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं, न्यूक्लियोपोर से निकल के आते हैं, साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो जाते हैं, या जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होना होता है वो वहाँ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल वो एनिमल सेल का होता है स्ट्रक्चर जो उसके स्केलेटन या सेल मेम्ब्रेन में अटैच हो रहा होता है। ठीक है, अब सेल सेंट्रियोल का काम क्या होता है कि वो एक तो हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल ही एक समझ लें एक फॉर्म होती है सेंट्रियोल। तो जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, माइक्रोफिलामेंट्स होंगे, इन सबों का काम होता है कि वो सेल के अंदर हमेशा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये किससे बन रहा होता है? आपने सुना होगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में एक सेंट्रोजोम होता है सेल के अंदर। सेंट्रोजोम वाली चीज़ होती थी जो सेल के अंदर स्पिंडल फॉर्म करवा रही होती थी। शॉर्ट स्ट्रक्चर होते थे माइक्रोट्यूब्यूल के, और हमारे हमेशा इस तरीके से परपेंडिकुलर लाई कर रहे होते हैं, और हमारे पास तीन तीन के ट्रिपलेट होते हैं, तीन तीन बने हुए होते हैं, और ये 9 पूरे होते हैं टोटल। तो इनको काउंट करेंगे तो 9 9 टोटल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और हर एक में 3 के ट्रिपलेट होंगे, ठीक है, हमेशा इस तरीके से। और ये एंगल हमेशा थोड़ा सा इंक्लाइंड साइन का एंगल होता है, ठीक है। तो जब ये सेल डिवीजन हो रही होती है सेंट्रियोल रेप्लिकेट करके स्पिंडल फाइबर बना देते हैं। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन इसका फंक्शन होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का आपको पता होगा कि वैक्यूल्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनील होते हैं एक किसी भी सेल के अंदर जो काम करवा रहे होते हैं किसी भी स्टोरेज का, ठीक है। नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विडी सब्सटेंस होता है जो हमारे पास सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन नोन है, इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं, वो होती है टोनोप्लास्ट। एनिमल सेल के अंदर टेम्पररी फॉर्म होता है जब उसको कोई फूड को डाइजेस्ट करवाना होता है या फूड से कोई भी काम लेना होता है या कोई भी इस तरीके की सिक्रीशन करवानी होती है, ठीक है। स्टोर हाउस होता है प्लांट सेल में, इनलार्ज से होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा इनलार्ज होते हैं कि न्यूक्लियस कोई साइड पे कर देते हैं ये। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, छोटे छोटे से होते हैं लेकिन ये सारे के सारे टेम्पररी होते हैं। प्लांट सेल में परमानेंट होते हैं और लार्ज होते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं, बता दिए। एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स भी होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया प्रोटीएसेस होते हैं, राइबोन्यूक्लियसेस, ग्लाइकोसाइडेसेस। इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट परमेबिलिटी रखते हैं, जो किसी भी सेल का लाइसिस कॉल कर, लाइसिस का मतलब होता है सेल की डेथ करवा दें। तो जब भी सेल थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है अपनी बॉडी के लिए तो हमेशा वो लाइजोम के एंजाइम्स के, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू वो सेल डाई कर जाते हैं। इसको कहते हैं कि वो होती है सेल डेथ या फिर साइटोलाइसिस कहते हैं उसको, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। होप यू एंजॉयड रीडिंग द टॉपिक एंड आई होप इट हैज़ क्लियर्ड ऑल ऑफ योर क्वेरीज। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह गई है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो सो आई कैन आंसर देयर। थैंक यू।